स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर क्या है आपको सबसे पहले बताते हैं। तो यूसीसी पोर्टल पर लिव इन रिलेशनशिप का पहला रजिस्ट्रेशन किया गया है। एक कपल ने यूसीसी पोर्टल पर लिव इन रजिस्ट्रेशन कराया। हालांकि पोर्टल में ऐसे 3 आवेदन आए थे। इसमें से एक एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड किया गया, जबकि 2 अन्य पर विचार किया जा रहा है। लिव इन के लिए आए आवेदन में 2 देहरादून जिले से थे। यूसीसी में लिव इन रिलेशन के लिए 16 पेज का फॉर्म भरना है और उसमें अपने परिवार की भी जानकारी को दिखाना है। हालांकि लिव इन रजिस्ट्रेशन कराने वाले जोड़ों का डेटा पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। ये डेटा किसी भी तरह से पढ़ा और देखा नहीं जा सकता है। इसके लिए पोर्टल को सिक्योर किया गया है। यहां तक कि सरकारी अधिकारी भी ये डेटा नहीं देख पाएंगे। सिर्फ रजिस्ट्रार को ही लिव इन जोड़े की जानकारी देखने का अधिकार होगा और उसके बाद इसे रजिस्टर किया जाएगा। तो यूसीसी के तहत लिव इन का पहला रजिस्ट्रेशन देहरादून में हो गया है। ये पूरी तरीके से गोपनीय है। अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये पूरी तरह से गोपनीय है। देश में पहले बार उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू हो गया है और इसी के साथ यूसीसी में बहुत से फीचर हैं जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से देखने और उनके साथ व्यवहार करने की बात कही गई है। लेकिन उत्तराखंड की यूसीसी का सबसे जो खास बात है, जो खास फीचर है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। जो कंसेप्ट पिछले कुछ सालों में बहुत चला है, जहाँ बिना विवाह किए कपल साथ में रहते हैं और इसको लेके बहुत सी बात कई बार ये भी आई है कि इसका बाद में जब रिलेशनशिप टूट जाती है तब कोर्ट कचहरी में दोनों में से कोई एक पार्टनर चले जाते हैं। तो इन सबको लीगलाइज करने के लिए, यूं कहें कि इसको एक लीगल कवर पहनाने के लिए यूसीसी में प्रावधान किया गया है। और उत्तराखंड में जो जानकारी है, अभी तक 3 ऐसे जोड़ों ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के लिए आवेदन किया है कि जिनको बकायदा यूसीसी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होना होगा, जिनमें से एक कपल को, एक जोड़े को अभी तक परमिशन मिल चुकी है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तीनों जोड़े एक ही धर्म के हैं। तो उनमें से मैं आपको दिखाता हूं कि वो प्रक्रिया किस तरीके से होती है। और मैं अपने साथी से कहूंगा वो थोड़ा सा इस स्क्रीन की ओर दिखाएं। ये स्क्रीन जो है, दरअसल ये यूसीसी की पोर्टल है जिसमें सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है। मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। तो ये इस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अब ये बोलता है सर्विसेज आप क्या लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर शादी के रजिस्ट्रेशन की बात है, तलाक लेने की बात है, लिव इन रिलेशनशिप। ये देखिए, ये कॉलम, ये जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये 2 चीज को मांगता है कि आप नए लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना चाहते हैं या जो ऑलरेडी एक लिव इन रिलेशनशिप है उसके लिए आप दोबारा से उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफिकेट आप चाह रहे हैं। तो जब आप यहां से अप्लाई करेंगे तो इसमें पहला कॉलम ही ये आता है कि रजिस्ट्रेशन की डिटेल है। तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि रिलेशनशिप के लिए आप लिव इन रिलेशनशिप यानी साथ साथ रहने के लिए, बिना विवाह के साथ साथ रहने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप लोकेशन कौन सी जगह से हैं, इस तरीके से लोकेशन आप करेंगे तो आप उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड से बाहर के हैं, ये इसमें बताना होगा। इसके बाद जब ये डाल दिया तो अगला चरण जाएगा। फिर जो महिला है लिव इन रिलेशनशिप में, उसका आधार नंबर यहां डालना है और इस तरीके से उनकी पूरी इंफॉर्मेशन, महिला का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से सब कुछ, ढेर सारी डिटेल इसमें मांगी गई है। उनका नेशनैलिटी क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, रिलीजन क्या है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये देखेगा कि वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लामिस्ट हैं, सिख हैं। इस तरीके से अलग अलग रिलीजन की बात है। क्या उनके पहले कोई लिव इन रिलेशनशिप थे, इसकी भी जानकारी देनी है। और सब कुछ देने के बाद फिर उसके बाद इसी प्रकार से जो पुरुष है उसकी भी पूरी लिस्ट यहां पर आनी है, पूरी डिटेल यहां पर आनी है। और जब ये डिटेल चले जाएगी फिर उसके बाद दोनों पार्टनरों ने अपना एक ये डिक्लेरेशन देना है कि हम किसी भी तरीके से ऐसे आपस में खून के रिश्ते से नहीं जुड़े हैं कि हमारा हम में कोई विवाह या ऐसा कोई रिलेशनशिप जिसमें अलग अलग मैरिज एक्ट के हिसाब से या जो हिंदी रीति रिवाज हैं या अन्य धर्मों के रीति रिवाज हैं वो बैन किए गए हैं। ये जब दे दिया तो इसके समर्थन में यहाँ डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और डॉक्यूमेंट जब आपने लगा दिए, इसमें भी अलग अलग है, फोटो लगनी है, फोटो पुरुष की लगनी है और उसके बाद लास्ट में होना है डिक्लेरेशन कि मैं इस चीज की घोषणा करता हूं। तो ये घोषणा देखिए, अलग अलग नियमों का इसमें हवाला दिया गया है। जैसे एक सबसेक्शन क्लॉज 2 380 धारा के अंतर्गत
जो सिविल कोर्ट है उत्तराखंड का यूसीसी है उसके अंतर्गत मैं अपनी हम लोग जोड़े ये कहेंगे कि हम अपनी रजामंदी देते हैं। ये जब सारा हो गया इसको फिर सबमिट करना है। इसके बाद ये सारी जानकारी रजिस्ट्रार के पास जाती है, वो इस चीज को देखते हैं। इसकी खास बात ये भी है कि इस यूसीसी में जो भी अप्लाई करता है लिव इन रिलेशनशिप के लिए वो इन्फॉर्मेशन को बहुत सीक्रेट रखा जा रहा है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्म कोई भी देख सकता है। ये इंस्क्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन रहेगी जिसको सिर्फ रजिस्ट्रार को हक होगा कि वो चाहे तो ये वेरीफाई करने के लिए देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसको नहीं देख सकता। तो गोपनीयता का पूरा ख्याल रखा गया है और यूसीसी के ड्राफ्ट में ही इस बात का मेंशन है, ये वादा किया गया है कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में आएंगे उनकी पूरी आइडेंटिटी को इस प्रकार से गुप्त रखा जाएगा। लेकिन इसकी एक खास बात यह भी है कि इसमें जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने माता पिता की रजामंदी लेनी है। उनके भी ये नोटिस में जाएगा कि आपके जो वार्ड हैं, आपके जो बच्चे हैं, जो मेंबर है फैमिली के, पुरुष या महिला मेंबर, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो काफी फॉर्मेलिटीज हैं और इसमें शुरू से मानना रहा है सरकार का कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इसमें इस तरीके के रिलेशनशिप का जो ट्रेंड आया है इसके बाद कोई व्यक्ति कोई ऐसा धोखा ना खाए, सबके अधिकार बचे रहें, महिलाओं को उनको अधिकार मिले। अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप से अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसके भी अधिकार बचे रहें। तो ये सारी कवायद का हिस्सा है। फिलहाल जो जानकारी है ऐसी 3 एप्लीकेशन आई है, एक को मंजूरी मिल गई और हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से प्रोसेस बहुत आसान नहीं है, बहुत लंबी प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को करने के बाद हो सकता है कई लोग अभी भी संशय में हों। जैसे हमने भी कुछ लोगों से बात करी थी तो बहुत खुल के उनका कहना था कि इस तरीके से प्राइवेसी इसमें कहीं ना कहीं डेटा तो शेयर हो ही रहा है। तो इस चीज से लोग बचना चाहते हैं। तो ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये आने वाले दिनों में कितने लोग और यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्ट्रेशन को लेके दिलचस्पी दिखाते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी तक होगा और सत्र की अवधि इस बार 7 दिन की है। हालांकि पहले गैरसैंण में सत्र की बात कही गई थी, लेकिन अब तय किया गया है कि देहरादून विधानसभा में ही बजट सत्र आयोजित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा में काम चल रहा है, इसकी वजह से बजट सत्र देहरादून विधानसभा में होगा। निर्धारित हो गई है। ये बजट सत्र 18 फरवरी से लेके और 24 फरवरी के बीच में होगी और ये सत्र हम लोग देहरादून में आहूत कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि गैरसैंण में जिस प्रकार की हमारी एक भावना थी, लेकिन वहाँ चूँकि आजकल काम चल रहा है, माननीय अध्यक्षा जी ने भी कहा था कि वहाँ काम के कारण दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए एक सत्र जो हम लोग देहरादून में आहूत करेंगे। निकाय चुनाव में कांग्रेस हार का कारण खोज रखी है। हाईकमान को रिपोर्ट भेजने की बात हो रही है, पर कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों है, ये बात कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत ने पार्टी को बताई है। क्या कहा हरीश रावत ने कांग्रेस के हाल पर, देखिए। 2014 के बाद लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस को हार की वजह पता नहीं चल पा रही है। हर चुनाव के बाद बंद कमरे में बैठकें होती हैं, लेकिन फिर कांग्रेस चुनाव हार जाती है। ऐसी ही बड़ी हार निकाय चुनाव में नगर निगमों में हुई। 11 में से कांग्रेस एक भी नगर निगम नहीं जीती। तो देहरादून में कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल 1 लाख से ज्यादा वोट के अंतर से हारे। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा मिलना तो जीते हुए पार्षदों से चाहते थे, लेकिन बंद कमरे में खबर है कि बार टिकट बेचने से लेकर देहरादून में पार्टी के बुरे हाल पर भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि जो कुछ चुनाव में हुआ वो सब हाईकमान को बताएंगे। मैंने जो कुछ मैं दूरभाष से लोगों से चीज़ें ले सकता था ली हैं। मैंने कई कैंडिडेट से लिखित में भी चीज़ें मांगी हैं और मैंने जो कुछ मेरे पास उपलब्ध था मैंने वो दिल्ली पहुंचाया है और देखते हैं हाईकमान क्या निर्णय लेता है। कांग्रेस का उत्तराखंड में हाल पहले से खराब है। तो मई में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का भी 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बंद कमरों में हार पर बात करने से बात बन जाएगी। पूर्व सीएम और खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे हरीश रावत ने पहली बार इस बार बड़ा बयान दिया और ठीक रात संगठन पर फोड़ा है। हरीश रावत के मुताबिक बंद कमरों में बात करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि संगठन वोटर को बूथ तक नहीं ला पा रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बंद कमरों में शीर्ष स्तर पर होनी चाहिए कि क्या है कमजोरी, सबको मालूम है। जब तक खुल करके चर्चा नहीं करेंगे
उस कमजोरी का निदान नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने जा रहा है। हमारे पास वातावरण बन जाता है, अच्छे लोग हैं हमारे पास, अच्छे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन जो संगठनात्मक स्थिति है वो कमजोर है। संगठन लोगों को जोड़ करके बूथ तक नहीं ला पा रहा है, तो वो बूथ तक लाने वाले लोग हमको लगाने हैं। कांग्रेस पार्टी में मैनेजमेंट पहले ही कमजोर था, ऊपर से कमजोर संगठन की बात कहकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और अभी से कांग्रेस की 2027 की तैयारी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने ऋषिकेश में मीटिंग ली और निर्माण कार्यों के लिए 15 अप्रैल तक की डेडलाइन जारी कर दी। साथ ही 6 होल्डिंग पॉइंट तैयार किए, इसमें भीड़ पर नियंत्रण किया जा सकेगा। चारधाम यात्रा में साल दर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे क्राउड मैनेजमेंट सहित ट्रैफिक व्यवस्था और पार्किंग एक बड़ी चुनौती है। यात्रा मार्गों पर 4000 जवानों की तैनाती रहेगी, साथ ही यात्रा पॉइंटों पर खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। कर दिए हैं। हमारा सबसे बड़ा होल्डिंग पॉइंट हरिद्वार, उसके बाद ऋषिकेश, उसके उपरांत हमने श्रीनगर में एक जो रूट्स उधर से आता है वहाँ कीर्तिनगर, इस तरह से हम अपने होल्डिंग पॉइंट्स रखे हैं। और अगर हम यमुनोत्री की तरफ की बात करें तो विकास नगर और बड़कोट होल्डिंग पॉइंट्स बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है, ऐसे जगह बनाए जाएं जहां पर लोगों को 2000-4000 लोगों के रुकने की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। उत्तराखंड के निकायों में शपथ ग्रहण की तारीख का इंतजार खत्म हुआ। सभी 100 निकायों में 7 फरवरी को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। 7 फरवरी शुक्रवार को जहां बीजेपी के 10 मेयर शपथ लेंगे, वहीं श्रीनगर में निर्दलीय मेयर के साथ सभी नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष शपथ लेंगे। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह का ग्रैंड उसे बनाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में प्रभारी मंत्री, विधायक, दर्जाधारी मंत्री अलग अलग जगह शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। उत्तराखंड के 100 निकायों में 23 जनवरी को वोटिंग हुई थी और 25 जनवरी को नतीजे आए थे। निश्चित रूप से उनकी शपथ ग्रहण का समय भी हम लोगों ने निर्धारित कर दिया है, यानी कि 7 फरवरी तक सभी को शपथ लेनी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 6 और 7 तारीख में सुविधानुसार सब लोग अपनी अपनी शपथ ले लें और मैं उन सभी के प्रति बहुत सद्भावना व्यक्त करते हैं उन्हें उनको मैं बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत पर सुनवाई आज टल गई। अब गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, चैंपियन पर पुलिस ने गंभीर धाराएं हटा दी हैं, जिससे अब गुरुवार को चैंपियन को जमानत मिल सकती है। 27 फरवरी से चैंपियन जेल में बंद है। हरिद्वार से बड़ी खबर, यहां के एक होटल में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। दोनों कॉलेज में पढ़ने वाले 22 साल के छात्र अल्पन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में प्रेजेंटेशन के बाद डिप्रेशन की बात लिखी है। अल्पन पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। और रुड़की से खबर, जहां आईआईटी रुड़की में एक स्टूडेंट की मौत हो गई। हॉस्टल के कमरे में मृतक अंशु मलैया की बॉडी मिली है। अंशु बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा थी जो एमपी के इटारसी की रहने वाली थी। पुलिस ने आत्महत्या का शक जताया। परिजनों को भी मामले की जानकारी दी गई। इस पर मौके पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची थी और मौके पर सारे फोरेंसिक एविडेंस भी लिए गए हैं। बाकी बॉडी को अभी मोर्चरी में रखा गया है। एक बार परिजनों को सूचित कर दिया गया है
और जैसे ही परिजन यहाँ पर आते हैं उसको आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहाँ की थी, कौन से ईयर में थी, कुछ जानकारी? ये सेकेंड ईयर की छात्रा थी और मध्य प्रदेश की रहने वाली थी और फिलहाल परिजनों का इंतजार हो रहा है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर के अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। धर्मावाला क्षेत्र में 20 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। सहसपुर के छरवा क्षेत्र में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने 50 बीघा जमीन पर की गई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। एमडीडीए ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अवैध निर्माण पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स के तहत हल्द्वानी में फुटबॉल के मुकाबले खेले गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी फुटबॉल मुकाबले के लिए हल्द्वानी के स्टेडियम पहुंचे और गोलापार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा। बुधवार को राष्ट्रीय खेलों के बीच फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। केरल और असम के बीच खेले गए पहले सेमीफाइनल में केरल की जीत हुई, जबकि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच दूसरा सेमीफाइनल देखने मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। साथ ही 14 फरवरी को होने वाले समापन समारोह से जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा की। राष्ट्रीय खेलों के समापन में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इसका कार्यक्रम हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है। सारे खिलाड़ी जो पूरे देश भर के यहाँ आए हैं, 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी आए हैं, सब एक अच्छा अनुभव कर रहे हैं और बहुत अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। और समापन समारोह भी जो हमारा हल्द्वानी में यहीं आयोजित होना है, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी उस समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा ऐतिहासिक क्षण होगा और बड़ा खिलाड़ियों में भी जोश है, आम जनता में भी जोश है, सभी लोग इसमें सहभागी बनेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे हर वर्ग के लोग आकर इस समारोह में उपस्थित हों और खेलों का आनंद लें, लोगों का, हमारे आने वाले खिलाड़ियों का, सभी का प्रोत्साहन करें। नेशनल गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबलों में उत्तराखंड के निवेदिता कार्की सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। निवेदिता ने क्वार्टर फाइनल में पंजाब की एकता सरोज को हराया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ निवेदिता का पदक पक्का हो गया है। ये मेरी क्वार्टर फाइनल बाउट थी पंजाब से और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी अच्छी बॉक्सर थी वो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बट जो मेरा एम है वो गोल्ड का है, तो मैं उसके लिए ही अपना यही करना चाहूँगी कि थैंक यू। और बॉक्सिंग के पुरुष वर्ग में उत्तराखंड का प्रदर्शन जोरदार रहा। उत्तराखंड के हिमांशु सोलंकी ने दादर नागर हवेली के संतोष को आसानी से मात दे दी, जिसके बाद अब हिमांशु सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जबकि दूसरे मुकाबले में उत्तराखंड के कपिल पोखरिया ने सर्विसेज के विशाल को मात देकर राज्य के एक और मेडल को पक्का कर दिया है। उत्तराखंड के ही दीपक कुमार बहुत ही कड़े मुकाबले में सर्विसेज के मंडेन गबम से हार गए। फाइट सही चली, कोई ऐसा इशू नहीं था। बॉक्सर छोटी रेंज का छोटा था, लंबा लंबा खेलना था क्या, पर फाइट बहुत बढ़िया चली। और हमारे कोचेज, हमारे सर, हमको बहुत सपोर्ट है उत्तराखंड का। और जो है यहाँ पे क्राउड है वो अलग ही जोश पैदा कर रहा है। सेमीफाइनल में अभी सर्विस को रहा है, वो लड़का भी अच्छा था। अभी एक महीने पहले नेशनल चैंपियन बना था, उसको हराना मैंने टारगेट किया था, सोचा था कि इसको मारना करके। तो अभी सेमीफाइनल में कोशिश करेंगे गोल्ड ले उत्तराखंड के लिए, पूरी कोशिश रहेगी, गोल्ड जीतूंगा मैं 100%। नेशनल गेम्स में देहरादून में चल रहा तीरंदाजी का मुकाबला काफी रोचक रहा। यहां राजस्थान के रजत चौहान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि सिल्वर मेडल जम्मू कश्मीर के ऋतिक शर्मा और ब्रॉन्ज मेडल आंध्र प्रदेश के थिरुमुरु गणेश ने जीता। रजत चौहान पहले ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि नए खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे मुकाबले और चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं।
और जैसा कि मैंने लगभग 50 से ज़्यादा बार इंडिया रिप्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट मैंने पार्टिसिपेट किए हैं, मेडल जीते हैं। तो जब मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे खेलता हूँ और साथी खिलाड़ी जो भी मेरा कंपटीटर है होने को वो स्टेट वाइज अलग है, बट एक ना एक दिन वो इंडियन टीम में आना है, साथ में खेलना है, तो खुशी होती है ऐसे प्लेयर्स को अच्छा खेलते हुए देख के। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने पर काम हो रहा है और उड़ान योजना में कई नए स्टेशन जुड़ने वाले हैं। इसमें पिथौरागढ़ हिंडन बहुप्रतीक्षित हवाई जहाज की उड़ान भी शामिल है। इसके बाद राज्य के 11 जिले हेली सर्विसेज से कनेक्ट हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पहाड़ी राज्यों में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही, तो बजट के 2 दिन बाद ही उत्तराखंड के लिए उड़ान योजना में नए रूट्स को मंजूरी मिल गई है। नए रूट में जहां पिथौरागढ़ और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच विमान सेवा शुरू होगी, वहीं अल्मोड़ा, पंतनगर, टिहरी, देहरादून, गचौर, श्रीनगर, देहरादून, मसूरी नए रूट शुरू होंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी देहरादून हल्द्वानी के बीच भी हेली सर्विस प्लान कर रहा है। वहीं जल्द देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी के लिए भी हेली सर्विस शुरू होगी। इसके लिए सिर्फ DGCA के अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। इस फेज़ में हम लोग नैनीताल में नौकुचिया ताल हो गया हमारा, और जो हमारा बागेश्वर है उसकी कनेक्टिविटी, और साथ ही साथ गढ़वाल एरिया में हमारी पौड़ी की कनेक्टिविटी और श्रीनगर की कनेक्टिविटी, मसूरी की कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए रूट्स भी आए हैं, जैसे हिंडन से पिथौरागढ़ वाला रूट आया है, पंतनगर से अल्मोड़ा वाला रूट हमारे पास आया है, और एक टिहरी, गौचर और श्रीनगर वाला रूट हमारे पास अप्रूव होकर आया है। तो उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में उड़ान योजना से 11 जिले कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ हरिद्वार और रुद्रप्रयाग अभी कनेक्ट नहीं है। रुद्रप्रयाग की वजह छोटा जिला होना और ज्यादातर केदारनाथ का यात्री होना भी बड़ी वजह है। CEO सोनिका के मुताबिक सभी जिलों और रूट पर उड़ान योजना का रिस्पांस अच्छा है। ज़्यादातर जगह पे हम लोगों के रिस्पांस अच्छे हैं। कुछ जो रूट्स हैं जैसे चंपावत पिथौरागढ़ या चंपावत अल्मोड़ा वाले रूट्स हैं, वहाँ पे उसका टेकअप एज पर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट की। आज की तारीख में RCS उड़ान योजना में जितने भी हमारे यहाँ पे रूट चल रहे हैं काफ़ी अच्छे, और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में सड़क के सफर में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों पर फोकस किया है और इसी स्कीम में जल्द नए रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मनेरा के पास तेज रफ्तार स्कूटी पर सवार 2 छात्र हादसे का शिकार हो गए। हादसे में घायल दोनों छात्रों को हायर सेंटर रेफर किया गया। चंपावत पुलिस ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने चाचा को जान से मारने का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दोनों पक्षों में काफी समय से जमीन विवाद चल रहा था। बागेश्वर के कपकोट इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तरकाशी में तामाखाने सुरंग के बाहर कई टन कूड़ा जलाया गया, जिससे पूरे शहर में प्रदूषण फैल गया। रुद्रप्रयाग के मयाली गांव में पानी की समस्या से लोग परेशान। लाखों के खर्च के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। UPCL ने इस साल बकायेदारों से 111 करोड़ के मुकाबले 99 करोड़ वसूल कर लिए हैं, जबकि 12 करोड़ अभी भी वसूले जाने बाकी हैं। पिथौरागढ़ में अर्जुन पुरस्कार विजेता बॉक्सर सुरेंद्र सिंह बिल्दिया भी पहुंचे और कहा कि राष्ट्रीय स्तर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता होने से यहां के खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। अल्मोड़ा में पिछले साल जंगलों की आग से कई लोगों ने जान गंवाई। इस बार वन विभाग फायर वॉचरों को पहले ही जंगल की आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। उत्तरकाशी में इन दिनों वायरल फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर ने बदलते मौसम में सावधान रहने को कहा। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि के भैंस गांव में DFO ने जनता दरबार लगाया। इसमें बिजली, पेयजल और सड़क से जुड़ी समस्याएं लोगों ने बताई। उत्तराखंड में निवेश के नाम पर निवेशकों से 92 करोड़ रुपए ठगी कर चुकी हैं और पीड़ितों को शिकायत के बाद फर्जी चिटफंड कंपनी तक देने की बात दलोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के लिए जहां SIT बना दी गई, वहीं शिकायत मिलने पर पौड़ी में चिटफंड कंपनी के एजेंट ने 2 ब्रांच मैनेजर समेत
सोसाइटी मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी की तहरीर दी, जिसको लेकर पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कंपनी के जो एजेंट्स हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनके खिलाफ और साथ ही साथ जो ब्रांच मैनेजर हैं, उसमें 2 ब्रांच मैनेजर का नाम इन्होंने तहरीर में खोला है, तो उनके खिलाफ और अन्य ब्रांच मैनेजरों के खिलाफ भी जांच के लिए अपनी तहरीर में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके क्रम में 420 और 120 बी के तहत आईपीसी के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत हो। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।